अभय सर नमस्कार। पहला प्रश्न मैं यही करना चाहूँगा कि ये जो पूरा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, क्या उसने एक अस्तित्व का संकट पैदा कर दिया है शरद पवार के सामने? या ये कहा जाए कि जिस तरह की राजनीति वो करते रहे हैं, वही राजनीति आज वापस मुड़कर उनके सामने आकर खड़ी हो गई है? देखिए, आपके सवाल के दोनों पहलू प्रासंगिक हैं इस समय। शरद पवार अभी से नहीं, काफी दिनों से महाराष्ट्र में अपनी राजनीति को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि जब अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री का मसला उठाया, तो पूरे विपक्ष में केवल शरद पवार ही थे जिन्होंने कहा कि ये मसला अप्रासंगिक है, इसको उठाने का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद गौतम अदानी वाला मसला आया। जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट और गौतम अदानी के जब शेयर गिरने शुरू हुए, तो सारे विपक्ष ने, खासतौर से कांग्रेस ने, गौतम अदानी को अपना निशाना बनाया और उसे प्रधानमंत्री के साथ जोड़ा और प्रधानमंत्री के ऊपर पहली बार भ्रष्टाचार के आरोप लगे। ये केवल शरद पवार ही थे जिन्होंने इस मसले पे प्रधानमंत्री का बचाव किया और गौतम अडानी को उन्होंने क्लीन चिट दी। न केवल यह, बल्कि वो गौतम अडानी व्यक्तिगत रूप से उनसे मिले और उनसे शरद पवार के बीच में शायद 1.5 से 2.5 घंटे तक बातचीत हुई और हम सब लोग कयास लगाते रह गए कि आखिरकार एक राजनीतिक नेता और एक पूंजीपति के बीच में इतनी देर तक क्या बातचीत हुई होगी। तो और ये जब शरद पवार गतिविधियां कर रहे थे, उस वक्त विपक्ष की एकता के लिए तैयारियां भी चल रही थी। नीतीश कुमार उसकी सुबुगाहट ले रहे थे, सब नेताओं से मिल रहे थे, और माना जा रहा था कि ममता बनर्जी, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार, ये सब लोग मिलजुल कर विपक्ष की एकता करेंगे। लेकिन शरद पवार का जो पूरा व्यवहार था, व्यवहार का जो पैटर्न था, ये पैटर्न इस बात की चुगली खा रहा था कि वो कहीं कुछ ऐसा जरूर है जिससे वो महाराष्ट्र की राजनीति में असहज महसूस कर रहे हैं। फिर जो पत्रकार महाराष्ट्र के दौरे पर जाते थे, उनको वहां पर पता चलता था कि शरद पवार के भतीजे अजित पवार, वो पार्टी छोड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। वो किसी न किसी तरीके से सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं और वो मुख्यमंत्री बनने की जुगाड़ में हैं। साथ में ये भी उसे पता चलता था कि प्रफुल्ल पटेल, जो कि शरद पवार के दाएं हाथ रहे हैं और शरद पवार के एक क्राइसिस मैनेजर का क्राइसिस मैनेजर उन्हें माना जाता था, वो प्रफुल्ल पटेल भी उनके साथ में पार्टी छोड़ सकते हैं। छगन भुजबल वगैरह का भी नाम लिया जा रहा था। बस केवल ये कोई नहीं बता पाता था कि ये सब कब होगा। और लेकिन शरद पवार के दिमाग में, शरद पवार का माथा ठनका हुआ था। उनके सामने स्पष्ट था कि ये होने ही वाला है और इसके लिए वो पूरी की पूरी पेशबंदी कर रहे थे। जो प्रधानमंत्री का डिग्री के मसले पर जो बचाव था, ये गौतम अदानी के सवाल पर जो उन्होंने किया, वो भी उसी की बड़ी पेशबंदी का हिस्सा मैं मानता हूं। और फिर आप देखिए क्या हुआ ये कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी टूट गई। उसका ज्यादा बड़ा हिस्सा अजित पवार के साथ चला गया। प्रफुल्ल पटेल भी अजित पवार के साथ चले गए। अब वो केंद्र सरकार में मंत्री बनाए जा सकते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर अपनी सरकार में बड़े फेरबदल की तैयारियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के आवास पर इस सिलसिले में बैठकें हो चुकी हैं और छगन भुजबल भी उनके साथ चले गए। और देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति पूरी तरीके से बदल गई। अब इसके दो पहलू हैं। एक पहलू यह है कि महाराष्ट्र की विधानसभा स्तर की राजनीति का क्या होगा। दूसरा पहलू यह है कि महाराष्ट्र की लोकसभा स्तर की राजनीति का क्या होगा। इसी से जुड़ा हुआ एक पहलू यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो गैर भाजपा विपक्षी एकता बनने वाली है, जिसकी मीटिंग शिमला की बजाय बंगलौर में होगी, ये घोषणा खुद शरद पवार ने की थी, उसका क्या होगा। तो इन तमाम पहलुओं पर विचार करने की जरूरत है। मैं ये मानता हूं कि इस घटना से पहले हमदर्दी महाविकास अघाड़ी के पास थी। महाविकास अघाड़ी का मतलब है राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना का उद्धव ठाकरे वाला धड़ा। ये इसका मतलब है महाविकास अघाड़ी। वहां पर महाराष्ट्र में सब लोग ये कहते थे कि हमदर्दी महाविकास अघाड़ी के साथ है और इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। अब एक ये तर्क दोबारा फिर दिया जा सकता है कि शायद अब हमदर्दी महाविकास अघाड़ी के साथ बढ़ जानी चाहिए, लेकिन मैं इसको इस तरीके से देखता हूं कि एक ऐसी राज्य प्रणाली में, एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली में जहां पर विभिन्न जो बटी हुई है टुकड़ों में, जिसमें जब एक बड़ी पार्टी, एक एंकर पार्टी के साथ में एक से ज्यादा टुकड़े जुड़ जाते हैं, तो मुझे लगता है कि वो जमीन पर वो एंकर पार्टी ज्यादा मजबूत हो जाती है।
इस लिहाज से मैं मानता हूं कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के दोनों हाथों में लड्डू। मसलन अगर एकनाथ शिंदे के ऊपर एक कानूनी तलवार उनके ऊपर अटक रही है, वो उनके ऊपर गिरती है, और उनको अयोग्य ठहरा दिया जाता है कानूनी रूप से, तो ऐसे वक्त में भारतीय जनता पार्टी के पास में अजित पवार और उनके विधायक हैं। दूसरी तरफ अगर लोकसभा चुनाव होता है तो लोकसभा चुनाव में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ गठजोड़ करके शिंदे और अजित पवार दोनों लड़ते हैं, तो आज के मुकाबले तकनीक अगर अनगढ़ंत का इस्तेमाल करें तो आप पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी कुछ बढ़ी हुई ताकत के साथ में दिखाई पड़ती है। दूसरी तरफ ये भी हो सकता है, इसका नतीजा ये भी निकल सकता है कि महाराष्ट्र में हमदर्दी पूरी तरीके से महाविकास आघाड़ी के पास चली जाए। शरद पवार जब सड़कों पर निकलेंगे, शरद पवार जब मराठों के बीच में जाएंगे, शरद पवार जब मराठों के आरक्षण का मुद्दा उठाएंगे, वो पहले से ही 84 साल के हैं, पिछले दिनों चुनाव में बरसते हुए पानी में रैली करके उन्होंने अपने लिए बड़ी हमदर्दी बटोरी थी। तो हो सकता है कि एक बार फिर वो उन लोगों के पैरों तले की जमीन खींच पाए। कहना मुश्किल है कि पानी किस तरफ मरेगा। एक बात ये भी कही जा रही है कि शरद पवार का भी इस पूरी साजिश में कुछ हाथ हो सकता है। तो मुझे लगता है कि शायद ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का हिस्सा है, और शरद पवार अगर ऐसा करते हुए पाए गए तो उनकी राजनीति पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। एक ये भी इसमें सवाल जुड़ता है कि जो लोग गए हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो लोग भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए थे। खुद प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले नाम लेकर कहा कि लोग भ्रष्टाचारियों की पार्टी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। तो एक ये पहलू है कि क्या वो बचने के लिए गए हैं, ये कहना ठीक होगा, या दूसरा ये कि जो एक प्रवृत्ति है नेताओं में कि अपने ही पुत्र या पुत्री को आगे बढ़ाओ, उसके कारण भी अजीत पवार जैसे नेता के अंदर एक तरह का गुस्सा पैदा हुआ कि मुझे नहीं स्थान दिया जाता। लेकिन ये अजित पवार तो पहले भी ये काम कर चुके हैं। अभी तो ये कह सकते हैं आप, अभी तो ये बात समझ में आती है कि भाई सुप्रिया सुले को पार्टी का अध्यक्ष बना दिया तो अजित पवार को इससे नाराजगी हुई होगी, लेकिन अजित पवार तो पहले भी ऐसा कर चुके हैं। तो वो सत्ता की तलाश में, अजित पवार लंबे अरसे सत्ता की तलाश में थे, और वो उन्होंने सत्ता भारतीय जनता पार्टी की मदद से प्राप्त हो, शिवसेना की मदद से प्राप्त हो, और उनका तर्क बिल्कुल सीधा साधा है, अगर हम शिवसेना के साथ जा सकते हैं तो भाजपा के साथ क्यों नहीं जा सकते। यहाँ तो मसला ये रह गया कि भाई आपने अपने मेंटर, अपने जो मार्गदर्शक थे जिन्होंने आपकी राजनीति दिखाई, आपने उनकी बात नहीं मानी, आपने उनको धोखा दिया, और प्रफुल्ल पटेल ने भी धोखा दिया, छगन भुजबल ने भी धोखा दिया, शरद पवार और अजित पवार ने भी धोखा दिया। ये बात तो कही जा सकती है, लेकिन इसमें नैतिकता वाला मसला इसलिए नहीं आता कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस जो महाराष्ट्र में बनते बिगड़ते गठजोड़ है, उसमें कभी भी किसी के भी साथ जा सकते। तो और जहां तक भ्रष्टाचार और इन चीजों का सवाल है, ये तो भारतीय जनता पार्टी का पुराना रिकॉर्ड है। अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई आ जाता है तो फिर भाजपा वाले उसका बचाव करने लगते हैं, और यहां तक कि उसे बड़ी जिम्मेदारियां भी देते हैं। हो सकता है कि अजित पवार और एकनाथ शिंदे के बीच में भाजपा के सहयोग में ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी कौन लेगा, यानी मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और महाराष्ट्र के पैमाने पर कौन बड़ा नेता बनेगा भाजपा की छत्र छाया में, इसकी एक होड़ शुरू हो जाए, और देवेंद्र फडणवीस को केंद्र में बुला लिया जाए, और वहां पे उनको एक कैबिनेट रैंक का मंत्रालय दे दिया जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि असम में क्या हुआ। तो आज भाजपा वो पार्टी नहीं रह गई है, जबकि वो कांग्रेस से आए हुए तत्वों को एक फ्रीजर में डाल देती थी और उसको बड़ी जिम्मेदारियां नहीं देती थी। आजकल तो भाजपा में कांग्रेस से आए तत्वों को बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां मिलती हैं, मुख्यमंत्री पद मिलता है, संगठन में भी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां मिलती हैं। क्या ये कहा जा सकता है कि जो अभी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक धड़ा और जो शिवसेना का शिंदे ग्रुप है, इनके एक साथ आने से बहुत ज्यादा भीड़ हो गई उस सरकार में, और ये भी राजनीतिक उथल पुथल ला सकता है आगे? ये सारी व्यवहारिक समस्याओं का सामना इस सरकार को करना पड़ेगा। शिंदे के साथ कई विधायक थे जो मंत्री बनना चाहते थे। अब अजित पवार के साथ जो विधायक आ गए हैं, वो उन विधायकों का पत्ता साफ कर देंगे मंत्री बनने की होड़ में? ये तमाम बातें हैं। ये सारा प्रबंधन, ये राजनीतिक प्रबंधन का प्रश्न है, क्योंकि आखिरकार सत्ता तो भारतीय जनता पार्टी के पास है।
अगर इस गठजोड़ को कोई छोड़ के जाएगा तो वो कहां जाएगा? विपक्ष में जाएगा ना। वो तो सत्ता पाने के लिए यहां पर आया था। अभी भी कम से कम सत्ताधारी दल का विधायक, तो सत्ताधारी सरकार का, सत्ताधारी गुट का विधायक तो है भाई। वो कांग्रेस के और शरद पवार के पास क्यों जाएगा और उद्धव ठाकरे के पास क्यों जाएगा? तो ये सब बातें, ये पत्रकारी विश्लेषण है कि भाई उनको ये दिक्कत होगी, उनको ये दिक्कत होगी, इस तरह राजनीतिक प्रबंधन। लेकिन इससे भी ज्यादा जटिल किस्म का राजनीतिक प्रबंधन भाजपा करने में सक्षम है।